नमस्कार साथियों, वर्दी के सपनों के इस जंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो कल आप लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ा और आज व्यंजन की ये दूसरी क्लास आप पढ़ेंगे। इससे पहले आपको स्वर कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन साथियों ने पिछली व्यंजन वाली क्लास और स्वर वाली क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर के आप उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उठा लीजिए कापी कलम और आ जाइए मेरे साथ और एक तरफ से समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो आज व्यंजन की दूसरी क्लास ये है, दूसरा पार्ट है। तो आज सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसको समझेंगे कि आखिर प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो हेडिंग डालेंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण या फिर आप इसे कह सकते हो फेफड़ों से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये भी कहा जा सकता है। ठीक, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, वायु या हवा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर हम दो तरीके से व्यंजनों को बांट सकते हैं। देखिए, मुख से हवा जब निकलेगी, या तो हवा, पहली चीज, या तो हवा ज़्यादा निकलेगी या हवा कम निकलेगी। यही दो कंडीशन हो सकती हैं। तो ये जो दो कंडीशन हमने आपको बताई हैं, पहली कंडीशन हमने आपको बताई हवा कम निकलेगी, जब हवा कम निकले, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज हवा ज़्यादा निकले, यही दो कंडीशन हो सकती है, या तो मुख से हवा कम निकलेगी या मुख से हवा ज़्यादा निकलेगी। और जब प्यारे बच्चों मुख से हवा कम निकलेगी तो उसे अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण, क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और जब हवा ज़्यादा निकलेगी तो इसे क्या कहोगे? महाप्राण। ठीक, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा हवा निकलेगी तो महाप्राण हो गया, कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब ये अल्प प्राण, कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, एक बार मेरे साथ अच्छे समझ लेंगे, आप जीवन में नहीं भूलोगे। देखिए, अल्प प्राण का मतलब हो गया, अल्प प्राण मतलब आधे प्राण। ठीक भैया, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसके आधे प्राण रह जाते हैं, मतलब बीमार बहुत ज़्यादा है, बचने की संभावना नहीं है, आधे निकल चुके, आधे बचे हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि भैया ज़्यादा बातें मत करो, 1 3 5 मत करो यार, गाड़ी लाओ और इसको ले चलो हॉस्पिटल, नहीं तो जो आधे बचे हैं वो भी निकल जाएंगे। लोग क्या कहते हैं कि भैया 1 3 5 बिल्कुल मत करो, और क्या कहते हैं, यार गाड़ी लाओ क्या गाड़ी, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल लेके चलना है। बस इतनी चीज़ आप याद रखिए। क्या नहीं करना है कि बातें ज़्यादा नहीं करनी, मतलब 1 3 5 नहीं करना है। ठीक, यार गाड़ी लाओ क्या गाड़ी। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ लीजिए, याद हो गए। देखो 1 3 5 कल हमने आपको बताए थे कि
प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग कल हमने आपको बताए थे। जिन साथियों ने नहीं देखी है कल की क्लास देख लीजिए, तो आज बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग में हमने कल आपको क्या बताया था कि इसमें क्या आता है, का, ठीक, च, ट, त, प, ठीक है। तृतीय वर्ग में क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, व, ठीक। और इसमें पंचम वर्ग में इंग्या, व, ड़ा, न और म, ठीक है, ये आते हैं। तो ये सारे व्यंजन, ये सारे वर्ण, ये सभी ये अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। आपको वर्ग ये याद है कि प्रथम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, द्वितीय वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तृतीय वर्ग में कौन कौन से आते हैं। आप तुरंत, आप कोई भी प्रश्न आएगा इससे तो आप तुरंत उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आप इतना याद रखिए, केवल 1 3 5, 1 3 5 नहीं करने हैं। और क्या कहा था कि यार लाओ, क्या लाओ? गाड़ी। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे। तो ये कितने हो गए, ये व्यंजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 5 3 15, टोटल कितने हो गए? 15 व्यंजन हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? 15 ये हो गए, ठीक। इसके बाद यार लाओ, इसका मतलब क्या हुआ? ये या, ये रा, ये ला और वा, ये 4 व्यंजन, ठीक। ये कितने हैं? 4। ये भी हो गए आपके अल्प प्राण। ये क्या हो गए? अल्प प्राण। इसके बाद देखिए, जब भाई उसको गाड़ी से जो है ले जाया जा रहा था, तो जो भी परिवार के लोग थे वो धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे कि भगवान सही हो जाएं, जल्दी सही हो जाएं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में बात कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे हल्के हल्के स्वर निकाल रहे थे, धीरे धीरे बात कर रहे थे, धीरे धीरे स्वर में बात कर रहे थे। कैसे बात कर रहे थे? धीरे धीरे स्वर में, यानी कि जितने भी स्वर हैं वो सब अल्प प्राण हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्वर में कहाँ बात हो रही थी? जहाँ पर अल्प प्राण रह गए थे वहीं पर लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, ठीक। तो जितने भी स्वर हैं, जितने भी बच्चों स्वर हैं, स्वर कितने हैं? ये 11 हैं। तो ये भी क्या हैं? जितने भी स्वर हैं ये सारे क्या हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद जो अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है वो भी अल्प प्राण होता है। तो ये कितने हो गए? देखो 15 ये, ठीक। 15 4 19, 19 और 11, 19 11 कितने हो जाएंगे? 30, 30 और 1 31। तो जो अल्प प्राण हैं उनकी कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर हम महाप्राण की बात करें तो जो चीज इसमें है उसको छोड़ दो और सारी चीजें इसमें रख दो, तो क्या हो गया? वो महाप्राण, ठीक। जैसे अब देखिए, इसमें 1 3 5 हम लिख चुके हैं, क्या क्या बचा है? केवल 2 और 4 बचा हुआ है। मतलब 2 में क्या आ जाएगा? द्वितीय जो वर्ग होगा उसमें क्या क्या आ जाएगा? क ख ग पो, चा छा, ठीक। इसी तरीके से ट ठ त थ प फ, और 4 में क्या आ जाएगा? ग घ ज झ, ठीक। फिर ड़ ढ द ध
और ब भ। ठीक, ये कितने लेटर हो गए? ये टोटल वर्ड हो गए 10। कितने हो गए? 10। टोटल कितने हो गए? 10 व्यंजन ये हो गए, 10 हो गए। ठीक, इसके बाद और क्या क्या बचा है? इसके बाद जो भी विसर्ग होते हैं, यहीं पर यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद विसर्ग, जो भी विसर्ग है, मतलब विसर्गों की संख्या यानी 1। ठीक, ये विसर्ग, इसमें हमने विसर्ग नहीं लिखा, अनुस्वार लिखा है केवल। तो अनुस्वार इसमें हो गया, तो बचा हुआ विसर्ग इसके साथ हो गया। तो विसर्ग किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। किस में आएगा बच्चों? महाप्राण में आएगा। ठीक, विसर्ग आएगा महाप्राण में। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद श, श, श और हा। ठीक, ये कितने हो गए? ये कितने हो जाएंगे? ये 4 लेटर हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10 और 11 और 4 15। कुल कितने हो गए? कुल 15 हो गए। ठीक, तो महाप्राण में कुल कितने लेटर आते हैं? 15, यानी 15 व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये हो गए कि मुख से हवा निकलने के आधार पर, अर्थात महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रहेगा कि अल्प प्राण कौन कौन से होंगे। भैया जब अल्प प्राण मतलब जब आधे प्राण बचे थे, तो 1 3 5 नहीं करना है, तुरंत लाओ, यानी कि यार लाओ गाड़ी। ठीक है, और वहाँ पर लोग स्वर धीरे धीरे स्वरों में बात कर रहे थे, और विसर्ग। इतनी चीज़ याद रखिए। इसके बाद जो भी बचा हुआ है वो सब इसके साथ रख दो। इसमें 15 आ जाएंगे और इसमें कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ूं। इसके बाद कंपन या गूंज के आधार पर, कंपन, कंपन, कंपन के आधार पर, के आधार पर, या फिर इसे गूंज लिख सकते हैं, गूंज के आधार पर, या झंकार के आधार पर, झंकार, झंकार के आधार पर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसे घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, आधार पर। ठीक, मतलब जब भी कोई स्वर या जब भी कोई व्यंजन उच्चारित किया जाता है, तो उच्चारण के समय क्या झंकार की आवाज़ आती है, क्या मुंह में झंझनाहट होती है, क्या गूंज होती है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें भी केवल 2 चीज़ें हैं। किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने पर या तो गूंज होगी या फिर नहीं होगी, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो देखते हैं। देखिए, इसमें पहली चीज, या तो गूंज, गूंज नहीं होगी। पहली चीज गूंज नहीं होगी, झंकार नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, या तो फिर झंकार होगी, झंकार या गूंज होगी। ठीक है, गूंज होगी। अगर झंकार या गूंज नहीं है तो फिर वो, इसका मतलब है शांत है। कैसा है? शांत है, यानी कि अघोष है। कैसा है? अघोष। ठीक है, शांत है यानी अघोष है। इसमें अगर झंकार है, गूंज है, तो वो क्या है? तो घोष है, या हम इसे सघोष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सघोष कह सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। देखिए, अगर शांत है, शांत, तो
जैसे कहा नहीं जाता कि भैया शांत रह, शांत रह, तो जब ये शांत है तो ये शांत रह। ठीक, इसके अंदर जो भी अघोष के अंदर जो भी व्यंजन आएंगे वो शांत हैं, तो उनसे कहा गया कि ठीक है शांत हो तो तुम शांत रहो। ठीक है, शांत रहो, इसका मतलब क्या हुआ? बस इससे आपको याद हो गया कि कितने अघोष हैं, केवल इतने से ही, केवल इतना आप याद कर लीजिए कि शांत रह, इससे सारे तैयार हो जाएंगे आपको। देखिए कैसे, शांत शांत, तो सा, सीटी वाला सा आया, तो जितने भी सा हैं वो सा लिख लो, सीटी वाला सा, सा और सा। ठीक, तो ये तीनों सा इसके अंदर हो गए। ये कितने हो गए? 3। इस सा से हमने सा लिख लिया और जो सा बचे हुए हैं उनको भी लिख लिया। ठीक है, इसके बाद शांत र। अब ऊपर से अगर हम ये लाइन हटा दें तो क्या नजर आ रहा है? ये क्या नजर आ रहा? 21 नजर आ रहा। मतलब द्वितीय वर्ग और प्रथम वर्ग, इसको हम बाद में अपना पलट लें, 12 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक, तो यानी कि प्रथम वर्ग में जो भी व्यंजन आएंगे और द्वितीय वर्ग में जो भी व्यंजन आएंगे वो सारे व्यंजन क्या होंगे? अघोष होंगे। प्रथम वर्ग में कितने व्यंजन हो गए? 5। द्वितीय वर्ग में कितने हो गए? 5। ठीक, अब कौन कौन से हैं ये भी लिख लो, कुछ बच्चों को भी वर्णमाला याद नहीं है, लिख लीजिए। प्रथम वर्ग में कौन से आएंगे? क, च, ट, त, प। द्वितीय वर्ग में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 10। ये 10 हो गए और ये कितने हो गए? 3। तो कुल व्यंजन कितने हो गए? कुल व्यंजन कितने हो गए? 10 और 3 13। तो अघोष के अंदर कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है बच्चे? 13 व्यंजन आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम झंकार, गूंज इसमें देखें, अर्थात इसमें जो व्यंजन आएंगे उन्हें क्या कहोगे? घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम पहले वर्ग को और दूसरे वर्ग को ले चुके हैं, इन दोनों को हम ले चुके हैं। पहले को और दूसरे को ले चुके हैं, तो क्या क्या बचा? 3, 4 और 5। इसी तरीके से जो तीसरे वर्ग में जो व्यंजन आएंगे, चौथे वर्ग में जो व्यंजन आएंगे और पांचवें वर्ग में जो आएंगे, ये सभी सघोष होंगे। कैसे होंगे? सघोष। तो इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें 5 हो गए, इसमें भी 5 आ जाएंगे और इसमें भी 5 व्यंजन आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 15। ठीक है, और बताइए इसमें और क्या चीज नहीं आई? दूसरी चीज इसमें देखो, सा आ गया है, लेकिन हा छूट गया, इसमें हा नहीं आया, तो हमने हा यहां लिख दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद या, र, ल और वा, ये भी आ गए। दूसरी चीज इसमें देखो, कहीं पर भी हमने स्वरों को नहीं लिखा है, तो इसमें स्वर लिख लो, सभी स्वर, सभी स्वर। तो सभी स्वर कितने हो जाएंगे? 11। ये कितने हो गए? 5। ठीक, और ये 15 हो गए। ठीक, इसके बाद जो विसर्ग वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक, अनुस्वार वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? 15 और 5 20 और 11 31 और 1 32 और 1 33।
तो इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? कुल हो गए, इसमें कुल वर्ण हो गए 33। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा? 33। ठीक। और झंकार या गूंज यानी कि अघोष कितने हो जाएंगे? कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद ये साफ कर दूं, ठीक है, ये कुल 33 हो गए। ठीक, नोट कर लिया। इसके बाद एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग, ये प्रयोग किस तरीके से होता है इसको भी समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी कोई भी पंचमाक्षर कोई भी पंचमाक्षर, ठीक, अगर स्वर रहित है, स्वर रहित और आता है, ठीक, और उसी के बाद में उसी के परिवार का कोई सदस्य आता है, उसके परिवार का कोई सदस्य आता है, ठीक। कोई सदस्य का मतलब जैसे समझ लीजिए कि जैसे क, ख, ग, घ और इंग्या, ये पंचमाक्षर है ना, और इसके परिवार के ये सभी सदस्य हैं, ठीक। इस पंचमाक्षर के परिवार के ये सभी सदस्य हैं। तो जब ये सदस्य हैं, तो अगर ये कोई भी सदस्य कोई भी पंचमाक्षर के साथ में उसी के परिवार का कोई सदस्य आता है, जैसे मान लीजिए कि क, म, प, न, ये हमने लिखा, ठीक। आप देखिए कि जो माँ है, माँ, इसका ये जो पंचमाक्षर है और ये स्वर रहित है, ठीक है, और इसी के परिवार का ये पा है। जब लिखते हैं पा, फ, ब, भ, म, ये पंचमाक्षर है और इसी पंचमाक्षर के परिवार का पा है ना। ये पा जो है इसी पंचमाक्षर के परिवार का है। तो जब इसी के परिवार का कोई आ जाता है तो ये पंचमाक्षर ये बिंदु में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बहुत पसीना आ रहा है। पंचमाक्षर किस में बदल जाता है? बिंदु में बदल जाता है, ठीक। तो इसको जब मिला के लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे? कम प न, कंपन, इस तरीके से लिखोगे, ठीक, ना कि इस तरीके से कंपन। ये एकदम अशुद्ध है। कैसा है बच्चों? अशुद्ध है, अशुद्ध, ठीक। तो कंपन किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से। इसी तरीके से जैसे हम कोई दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे हिंदी, आधा ना और द, ठीक। अब आप देखिए कि ये ना जो आया है ये पंचमाक्षर है और इसी पंचमाक्षर के ही परिवार का ये दा है, ठीक है।
जैसे लिखते हैं त, थ, त, थ, द, ध, न, तो ये पंचमाक्षर है और इसी के परिवार का ये देखो दा है। तो जब पंचमाक्षर के परिवार का ही कोई व्यंजन या कोई वर्ण आता है तो हमने आपको बताया कि ये पंचमाक्षर बिंदु में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बिंदु में बदल जाता है। तो आप कैसे इसको लिखोगे? हिंदी। ठीक, ये शुद्ध है। कुछ लोग हिंदी इस तरीके से लिखते हैं हिंदी, ये अशुद्ध माना जाता है। क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर किसी भी, देखिए कोई भी पंचमाक्षर आता है, कोई भी पंचमाक्षर आता है, ठीक, बिना स्वर के, बिना स्वर के, ये बात समझ में आ गई। बिना स्वर के कोई पंचमाक्षर आता है, उसके बाद पुनः कोई पंचमाक्षर आ जाता है, पंचमाक्षर आ जाता है, तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जो पंचमाक्षर ये बिना स्वर के आया है वो उसी के साथ एडजस्ट हो जाता है, उसी के साथ चिपक जाता है। जैसे हमने लिखा स, म और मान, ये ठीक है। क्या लिखा? सम्मान। ठीक, तो इसको आप कैसे लिखोगे? स, ठीक, और ये जो मां है ये इसी के साथ चिपक जाएगा, सम्मान। ठीक, या हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, स धन न धन मार्ग। ठीक, आप देखिए कि जो ये पंचमाक्षर आया है और ये भी पंचमाक्षर है, ठीक है, ये भी पंचमाक्षर है, तो हमेशा पंचमाक्षर के साथ अगर पंचमाक्षर ही मिलता है तो जो बिना स्वर का जो पंचमाक्षर है वो अपने अर्ध रूप के साथ ही उसके साथ मिल जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद जब भी, एक चीज और यहां लिख लीजिए, जब भी सा, स या सा ये वर्ड जब भी आते हैं और इनके साथ हमेशा इनसे पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, कभी आधे पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा इनके साथ में पंचमाक्षर हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा शंख, तो इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो हमेशा, सॉरी एक मिनट, इनके साथ जो आएगा हमेशा इससे पहले क्या आएगा? अनुस्वार। जब भी पंचमाक्षर आएगा, पंचमाक्षर आएगा तो वो हमेशा किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। मतलब जब भी ये जो वर्ण हैं, ये जो व्यंजन है, ये बाद में आए, अनुस्वार और पंचमाक्षर पहले आए, तब ये किस में बदलता है? अनुस्वार में। जैसे हमने लिखा अंश। ठीक, तो कभी भी अंश इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये अशुद्ध होगा। कैसा होगा? अशुद्ध होगा। और अंश सदैव कैसा लिखोगे? इस तरीके से, क्योंकि सीटी वाला सा आया है और इससे पहले कभी भी कोई भी पंचमाक्षर अपने अर्ध रूप में नहीं आएगा, हमेशा अनुस्वार के रूप में आता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
जब भी, यहां हेडिंग डाल लो, र का प्रयोग, इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको भी आज समझ लीजिए। देखिए, जब भी रा बिना स्वर के आता है और उसके बाद कोई व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन हो, तो हमेशा क्या होता है, जो ये व्यंजन आया है उसके ऊपर रा चढ़ जाता है, इस तरीके से। अगर ये कंडीशन बनेगी कि पहले आधा रा आता है, यानी बिना स्वर के रा आता है, इसके बाद कोई व्यंजन आता है, तो इस व्यंजन के ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर रा चढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आई। जैसे र और म, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, क र म, तो कैसे लिखा जाएगा, कर्म लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर कोई व्यंजन आता है, ठीक, ये व्यंजन बिना स्वर के आता है, बिना स्वर, और बाद में रा आता है, ठीक, तो सदैव क्या होता है, जो व्यंजन है, व्यंजन के नीचे रा इस तरीके से लग जाता है। जैसे हमने लिखा कि कोई व्यंजन हमने ले लिया, जैसे पा ले लिया, ये आधा पा है और इसके बाद ये रा आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे उन्होंने लिख दिया कि र प्लस म, ठीक है, का शुद्ध रूप है। आपको ऑप्शन दे दिए गए कि म इस तरीके से, ठीक, बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। जैसे लिखा है प्र में पूर्ण वर्ड कौन सा है। ऑप्शन दिए गए प, बी ऑप्शन, र, सी ऑप्शन, दोनों हैं, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो बच्चे आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब आधा रा आता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपने ढूंढ लिया होगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा भाई, प्र में पूर्ण वर्ड कौन सा है, तो हमने आपको बताया प्र किससे मिलकर बना है, इससे मिलकर बना है, और इसमें पूर्ण वर्ड कौन सा है, ये वाला जो वर्ड है वो आधा है, ये पूरा है, तो पूर्ण वर्ड कौन सा हो जाएगा, र, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रखेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और क्लास अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और कल फिर मिलते हैं एक नई और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।